सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसे शब्द से करने वाले हैं जिसे लेकर देश विदेश से लेकर सोशल मीडिया तक जबरदस्त विमर्श हो रहा है। तर्क आपस में टकरा कर चिंगारियां पैदा कर रहे हैं और इनमें बहुत गर्मी है। इनके प्रायोजक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसका कीवर्ड है इस्लामिक आतंकवाद। डोनाल्ड ट्रंप ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो दुनिया के चैनलों की ब्रेकिंग न्यूज और अखबारों की हेडलाइन बन गया है, और ये शब्द है इस्लामिक आतंकवाद। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हमने एक ऐसी कुंजी भी बनाई है जिसे देखने के बाद आप कहेंगे हिपोक्रेसी यानी पाखंड की भी कोई हद होती है। लेकिन उस कुंजी के पहले समझिए ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया। इस दुनिया में वैचारिक तौर पर मजहबी आग लग गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिडनी में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और ये कहा ऑस्ट्रेलिया का हमला कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद है। अब वक्त आ चुका है कि सभी देशों को मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए और शैतानी शक्तियों के खिलाफ सबको एक साथ खड़े होना होगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनिए, फिर आपको दिखाएंगे ट्रंप की इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी की वजह क्या है। अब सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का जिक्र क्यों किया। आखिर इसके पीछे ट्रंप की कौन सी थ्योरी और कौन से विचार हैं। जब हमने इस पर रिसर्च की तो जो तथ्य सामने आए उन्हें हम आपके सामने भी रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में जो आतंकी हमले हुए हैं, शायद उनसे जुड़े तथ्यों के आधार पर ही ट्रंप ने ये बात कही है। सबसे पहले नाम अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 हमले का है, जिसका मास्टरमाइंड अलकायदा का उसामा बिन लादेन था। इसी तरह मुंबई में 2008 में हुआ आतंकी हमला, जिसका डायरेक्टर आतंकी हाफिज सईद है और आज भी पाकिस्तान की जमीन उसके लिए जन्नत बनी हुई है। 2001 में भारतीय संसद पर हुआ आतंकी हमला भी आपको याद होगा। इसका स्क्रिप्ट राइटर आतंकी मसूद अजहर है। ये भी पाकिस्तान का मेहमान बनकर वहां घूम रहा है। इससे पहले 2017 में लंदन ब्रिज अटैक भी हुआ था। इसका मास्टरमाइंड भी खुर्रम शहजाद बट था। 2015 के पेरिस हमले की कहानी समझिएगा तो पता चलेगा कि आतंक का ये खेल अब्दुल हामिद अबाउद नाम के आतंकी ने किया था। 2015 में शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला हुआ था। इसके मास्टरमाइंड कुआची ब्रदर्स थे, जिनका नाम था सईद कुआची और शरीफ कुआची। और इसके अलावा 2002 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या भी हुई थी। इसका आरोप भी अहमद उमर सईद शेख नाम के शख्स पर लगा था। हालांकि बाद में पाकिस्तान की अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश भी दिया, जिस पर अमेरिका ने अपनी आपत्ति जताई थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में लाल किले के पास जो आतंकी हमला हुआ था, फिदायीन हमलावर से लेकर जो आतंकी डॉक्टर्स के नाम आए थे, उनके साथ भी इस्लामिक आतंकवाद वाली थ्योरी पर बहस हुई थी। और अब ट्रंप ने इस आग में घी डालने का काम किया है। वैसे ट्रंप अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाकर खिला भी रहे हैं और इस्लामिक आतंकवाद चिल्ला भी रहे हैं, जबकि ये बात दुनिया जानती है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में कितनी गहरी हैं और हमला कहीं भी हो, आतंकी कनेक्शन पाकिस्तान का ही होता है। इतनी समझ ट्रंप को भी है, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड दिखाने के भी चैंपियन हैं। तभी तो जो आसिम मुनीर पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड बनाते हैं, उन्हीं को ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठाकर लंच कराते हैं। जो पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक है, उसी को डोनाल्ड ट्रंप ग्रेट पाकिस्तान कहते हैं। जो मुनीर और शहबाज भर भर कर आतंकी की फंडिंग करते हैं, उसी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप IMF से कर्ज दिलवाते हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां हाफिज सईद जैसे अमेरिका के वांटेड आतंकी लाडले बनकर घूमते हैं। फिर भी ट्रंप को ये पाकिस्तान बड़ा प्यारा लगता है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप सीरिया भी गए थे, जिसके अंतिम राष्ट्रपति अल शरा कभी अमेरिका के दुश्मन थे, लेकिन ट्रंप ने अब व्यापार के लिए उन्हें भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आतंकियों पर और आतंकवाद पर उनका एक्शन सिर्फ मुनाफे के अनुसार होता है। अब ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप का पाखंड नहीं तो और क्या है। वैसे अमेरिका के एक राजनयिक थे हेनरी किसिंगर, जिन्होंने एक बार ये कहा था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके बचने के मौके हैं, लेकिन बदकिस्मती से आप उसके दोस्त बन गए तो कोई भी आपको अमेरिका से नहीं बचा सकता। ये बात इस वक्त आसिम मुनीर को जरूर याद आ रही होगी।
तभी तो पाकिस्तान में कलेश मचा हुआ है। लेकिन सीडीएफ आसिम मुनीर को विदेश जाना पड़ रहा है। एक बार फिर आसिम मुनीर अमेरिका में ट्रंप के दरबार में दंडवत होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को एक वादा याद दिलाया है जिससे मुनीर को बहुत पसीना आ रहा है। अब हम आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी बताते हैं। मुनीर और शहबाज ने भर भर कर ट्रंप की चापलूसी की थी, लेकिन अब यही चापलूसी उन्हें भारी पड़ने वाली है। खबर है कि अगले हफ्ते आसिम मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं और यही मुनीर का धर्म संकट भी है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 महीने में ट्रंप के साथ मुनीर की ये तीसरी मुलाकात होगी। इस मुलाकात में मुनीर के सामने ट्रंप का वफादार बनने वाला संकट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी सेना को गाजा में भेजे, लेकिन गाजा में पाकिस्तानी सेना के जाने का मतलब है कि अरब देशों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सेना गाजा भेजी तो वहां अंदर भी बगावत तय है और इससे पाकिस्तान का फिलिस्तीन प्रेम वाला एजेंडा भी ध्वस्त हो जाएगा। हम आपको मुनीर के इस धर्म संकट पर एक न्यूज रील भी आइए दिखाते हैं। सत्ता में अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। पाकिस्तान को कैसी स्थिति में छोड़कर, कैसी स्थिति में रखकर आसिम मुनीर अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। इमरान खान के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आप पिछले कुछ दिनों से लगातार वो देख रहे होंगे। इमरान खान जेल में बंद हैं, उनके समर्थकों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है उनसे। पाकिस्तान में चल रहे संकट पर हमने आज 3 कुंजी तैयार की है, जिसमें शहबाज और मुनीर को चुनौती देने वाली चिंगारियां हैं। पहली लड़ाई इमरान खान वाली है। एक तरफ इमरान की बहनें हैं, दूसरी तरफ मुनीर के जल्लाद जेलर हैं। ये आरोप लगाया गया है कि जेल के बाहर इमरान की बहनों के साथ बदसलूकी की गई है। इसके वीडियो प्रमाण भी हम आपको दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि इमरान खान कैसे मुनीर के लिए सिरदर्द बन रहे हैं। इमरान समर्थकों के इसी आक्रोश और तेवर से तिलमिलाए पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, साजिशें कर रहा है। दावा किया गया कि कल इमरान समर्थकों पर जेल के बाहर केमिकल अटैक किया गया। आरोप है कि वाटर कैनन में केमिकल मिलाकर इमरान के समर्थकों पर इसकी बौछार की गई। तीसरी कुंजी इमरान के करण अर्जुन वाली है, जो मुनीर सत्ता के लिए अपशकुन है। इमरान खान के बेटों ने मुनीर के लिए विशेष संदेश भेजा है। ये कहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान की सत्ता में आकर बदला लेंगे, हर अत्याचार का अपने तरीके से हिसाब करेंगे। कल मंगलवार था वो दिन जब इमरान खान का परिवार उनसे मिलने जेल जाता है। इमरान की बहनें कल रावलपिंडी की अदियाला जेल गई थी। इस दौरान पाकिस्तान ने पूरी तैयारी भी कर रखी थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेल के अंदर इमरान की बहनों और इमरान की पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। इमरान के परिवार का कहना है कि वो कानून के दायरे में काम कर रहा है, जबकि जेल प्रशासन कानून तोड़ रहा है, अदालत के निर्देश का पालन नहीं कर रहा है। कल भी इमरान की बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। जब इन लोगों ने विरोध किया तो किसी अपराधी की तरह व्यवहार किया गया। ये आरोप भी इमरान के समर्थकों ने लगाया है। जेल के बाहर इमरान की बहनों के साथ मारपीट की गई। जेल में बंद इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। पीटीआई की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी बदसलूकी की गई। दावा है कि कई महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। एक महिला कार्यकर्ता ने रोते हुए कहा कि पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये भी कह रही हैं कि मुनीर के जल्लाद जेलर ने मां बहनों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस महिलाओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। ये लोग पूछ रहे हैं कि शहबाज मुनीर उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं। ये देश उनका है, ये सड़कें उनकी हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। ये भी चुनौती दी कि इमरान को रिहा नहीं किया गया तो देश बंद कर देंगे, फिर सत्ताधीशों को घुटनों के बल रेंगते हुए आना होगा। मतलब ये कि पाकिस्तान की पूरी शक्ति लगाने के बावजूद इमरान खान के समर्थक झुकने को तैयार नहीं हैं। इमरान समर्थकों को रोकने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है, आप ये भी जानिए। कल इमरान समर्थकों के ऊपर पानी की बौछार की गई। आरोप है कि पानी में जहरीला केमिकल मिलाया गया था। कहा यह जा रहा है कि रासायनिक या जहरीले पानी की बौछार की गई थी। आप सोच कर देखिए पाकिस्तान में हो क्या रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद है, उसके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार लोकतंत्र को भूल मुनीर तंत्र को लागू करने में जुटी हुई है।
शहबाज और मुनीर की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि इमरान खान को लेकर शोले लगातार भड़क रहे हैं। इसमें नई चिंगारी है इमरान खान के करण अर्जुन वाली, यानी इमरान खान के दोनों बेटों वाली। इमरान के बेटे कासिम खान और सुलेमान खान ने नया इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने शहबाज और मुनीर के नाम पैगाम भेजा है। ये कहा है कि सुना है कि उनके पिता इमरान खान की हत्या की जा सकती है। उनकी चिंता है कि वो अपने पिता को शायद कभी न देख पाएं। इमरान के बेटों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की सत्ता से बदला लेंगे, बदला लेने के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स भी शुरू करेंगे। मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने कहा था कि जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। हरिशंकर परसाई का एक कथन मौजूदा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिनकी जुबान सिर्फ तेज ही नहीं चलती है बल्कि वो मान सम्मान और मर्यादाओं को अपने बयान से बुरी तरह से रौंदते हैं। समय समय पर ऐसे नेताओं के विचारों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। इसलिए हमने सत्ता में आज 3 ऐसे नेताओं का चयन किया है जिन्हें वैचारिक मरम्मत की जरूरत है। इसमें पहला नाम है संजय निषाद का। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनका बयान इतना स्तरहीन है कि उसकी चर्चा करने में भी शर्मिंदगी होती है। हम तीनों बयान आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी वैचारिक मरम्मत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा नाम पृथ्वीराज चव्हाण का है और तीसरा नाम कंगना रनौत का है। पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि ये ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हों। और तीसरा नाम अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत का है। इन्हें बिना जानकारी बोलने में बहुत मजा आता है। इनका नया बयान भी अज्ञानता की पराकाष्ठा है। इनके बयान के शिकार महात्मा गांधी और उनका भजन हुआ है। आज इन तीनों नेताओं की वैचारिक मरम्मत होगी। इसके लिए इन्हें सीधे सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। तो आइए सीधे रुक करते हैं सत्ता की वर्कशॉप का। संजय निषाद, पृथ्वीराज चव्हाण और कंगना रनौत ने जो बयान दिए हैं, और कंगना रनौत का सिर्फ यही बयान नहीं, इसके पहले के बयान भी इस तरह के रहे हैं जिसमें कि हमेशा उनकी अज्ञानता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। वो अपनी पार्टी के लिए उसकी वजह से मुसीबत भी खड़ी करती रही हैं। तो आज इन तीनों नेताओं के बयानों की बात करेंगे। सत्ता की वर्कशॉप में इनके बयान आपको सुनवाएंगे और किन औजारों से इनकी वैचारिक मरम्मत होगी उनके दर्शन भी करवाएंगे। उससे पहले इनकी छोटी और स्तरहीन सोच किस किस मुद्दे पर है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। संजय निषाद का बयान एक मुस्लिम लड़की के हिजाब पर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब हटाने की कोशिश की थी। इस पर संजय निषाद ने कहा कि सिर्फ नकाब हटाया, कहीं और छू देते तो क्या होता। सोचिए कितनी स्तरहीन बात है। पृथ्वीराज चव्हाण ने तो सेना के शौर्य को ही झुटला दिया और दावा कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था, आधे घंटे में ही पराजित हो गया था। उनके इस बयान में इतना आत्मविश्वास है जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सेना के कंट्रोल रूम के इंचार्ज रहे हों। जबकि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी द्वारा गाए जाने वाले भजन रघुपति राघव राजा राम को राष्ट्रगान कह दिया है। यानी किसी को जानकारी का अभाव है तो कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। इन नेताओं के विचार शून्य हो चुके हैं, इसीलिए वैचारिक मरम्मत की बहुत जरूरत है। एक बार सुनिए किसने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि किस हथियार से किसके विचारों की गंदगी साफ होगी। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पाडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्सचा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं। भारताची जी सैन्यामध्ये जी सुपेरियरिटी होती, आपल्याकडे जवळजवळ 12-15 लाखाचं स्टँडिंग आर्मी आहे, पाकिस्तानकडे 5-7 लाखाची। आपण खूप स्ट्रॉंग होतो त्या मानाने। पण ते आता आपण ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाहिलं की मिलिटरीची 1 किलोमीटर सुद्धा कुठे हालचाल झाली। ते 2-3 दिवस झालं ते फक्त हवाई युद्ध झालं, मिसाईल युद्ध झालं। आता पुढचे युद्ध तशीच होणार आहेत। मग आपल्याला 12 लाख आर्मी ठेवायची काय गरज आहे का? मग त्यांच्याकडे दुसरं काहीतरी काम करू शकतो।
हाउ इज़ इट इंसल्ट फ्रॉम महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज़ इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। सबसे पहले संजय निषाद की बात करते हैं। इनके विचार बेहद दूषित हो चुके हैं। इनकी सोच को पूरी तरह से बदलने की और वैचारिक ग्रीजिंग की जरूरत है। इसलिए इनका वैचारिक ऑयल बदला जाएगा और सोचने की क्षमता की ग्रीजिंग भी की जाएगी। स्तरहीन बयानों में फिल्टर लगाया जाएगा जिससे आने वाले वक्त में ये किसी महिला के लिए ऐसी बात ना करें। हालांकि स्तरहीन बयान के बाद संजय निषाद का माफी मोड एक्टिवेट हो गया है। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात की और माफी मांगी, लेकिन इसमें उन्होंने एक राइडर जरूर लगा दिया कि उन्होंने मजाक में ऐसी बातें कही थी और पूर्वांचल में इस तरह के मजाक चलते हैं। सवाल यह है कि क्या किसी महिला के सम्मान पर इस तरह का मजाक करना चाहिए? संजय निषाद को अपने दूषित विचार को जल्दी ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि आज तो सत्ता की वर्कशॉप में हम उनका मिनी वैचारिक मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह वो स्तरहीन बयानों के एपिसोड रिलीज करते रहेंगे तो बड़े वैचारिक मरम्मत की जरूरत भी पड़ सकती है। फिलहाल उनका टूटा फूटा माफीनामा आप भी सुन लीजिए। क्या ऐसा कह दिया कि आप भी एक बार फिर विवादों में आ गए? मैंने कहा भाई हिजाब ये अधिकारियों का काम था, इसको यह कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसको बातचीत से आगे बढ़ाने, विवाद को बचने का एक लोक तरीका है लोगों का कि भाई होता है, तो इसको लोग बिना मतलब विवाद बना रहे हैं। कि आज के दिन में हिजाब में तो फोटो लगा नहीं होगा, बंद हिजाब में तो फोटो चेहरा आया होगा। अब चेहरा नहीं रहेगा तो प्रमाण पत्र किसे बांटेगा बताइए? तो वो काम तो अधिकारियों का था, गलती मुख्यमंत्री से ही हुई कि उन्होंने छू दिया। तो आपके इस्तीफे के लोग मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई संजय निषाद इसी तरह के बवंडर खड़े करते रहते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाएंगे, कभी महिलाओं पर सवाल उठाएंगे, तो ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है। नहीं देखिए, हमने तो इसमें कुछ नहीं कहा, हमने उन्हीं बातों को हमने भोजपुरी अंदाज में मैंने उसको हंस के टालने के लिए कहा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को शब्द से किसी को हमारा कोई ठेस नहीं पहुँचाना था, न किसी धर्म, किसी जाति और किसी महिला को अपमान करने का कोई नियत हो ही नहीं सकता हम लोगों को। हम लोग इन्हीं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ना कैसे हो सकता है आज के दिन में? उसको बिना मतलब विवाद बना। अगर लगता है उन शब्दों से किसी को हाथ है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। शब्द आप माफी मांगते हैं? आप मैं मानकर सर किसी को दुख है तो माफी भी मांगते हैं इस तरीके। वैसे राजनीति में नेता हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। कल तक हिजाब विवाद में नीतीश कुमार मुख्य रूप से निशाने पर थे। आज संजय निषाद ने उनकी जगह ले ली। विपक्षी नेता भर भर कर उनकी आलोचना कर रहे हैं। कुछ के शब्द कम पड़ रहे हैं और कुछ नेता आलोचनाओं के लिए नए शब्द गढ़ रहे हैं। अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक सांस्कृतिक का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो वह अच्छी तरह समझता है कि हमारे गांव देहात में जब किसी बात को टालना, हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो लोग पारंपरिक तौर पर कहते हैं। जैसे संजय निषाद, उन्होंने तो और घटिया बात कर दी, उनको समर्थन करने चले गए। घटिया किस्म के इतने अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि सिर्फ नकाब हिजाब ही तो खींचा है, अगर कहीं हाथ लगा दिए होते तो क्या हो जाता? अरे ये क्या घटिया, क्या मानसिकता? एक तरफ आप बात करते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान की बात की जा रही है, क्या ये नारी सम्मान है आपका? संजय निषाद जी एक उम्रदार व्यक्ति होने के बाद भी जिस प्रकार के वक्तव्य आए हैं बहुत ही निंदनीय है, और ये एक मैंने कहा कि मानसिक रूप से सारे लोग दिवालियापन ये शो करता है। नीतीश कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। एक मुसलमान खातून के चेहरे से हिजाब उतारना 22 करोड़ मुसलमानों के लिए किसी तौहीन और तजलील से कम नहीं। ऐसी हरकत के बाद उसके सरकार से मुंसलिक एक शख्स ने जिस बेशर्मी और बेगैरती के साथ इस मामले पे अपनी राय जनी की, वो इंतहाई अफसोसनाक, शर्मनाक है। वैचारिक मरम्मत में अगला नंबर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण का है, जिन्होंने ऐसी बात कही है जिसे सत्ता पक्ष देश विरोधी कह रहा है और सेना का अपमान भी बताया जा रहा है।
पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत हार गया था, जबकि तथ्य ये नहीं है। दुनिया जानती है कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहले आतंकी ठिकाने, फिर उनके एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान इस तरह से डर चुका था कि मदद के लिए उसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने याचना करनी पड़ी। यहां तक कि खुद ही भारत के डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने की बात भी कही। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज चव्हाण का बयान ऐसा है कि उस पर वैचारिक हथौड़ा चलाने की जरूरत है, क्योंकि वो काफी गैर जिम्मेदारी वाला है। उनके मस्तिष्क में जमे सेना विरोधी बयानों वाले पहाड़ को हथौड़े से तोड़ा जाना जरूरी है। उनका बयान सुनकर ऐसा भी लग रहा है कि उनके विचारों के पेच अपनी जगह पर नहीं हैं। उन्हें पेचकस से टाइट किया जाना जरूरी है, जिससे भविष्य में वो सजग रहें और ऐसे बयान न दें। हालांकि उनके मौजूदा व्यवहार को देखकर ऐसा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन सत्ता की वर्कशॉप में हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम वक्त वक्त पर उनका दूषित फिल्टर भी बदलते रहेंगे ताकि ऐसे बयानों को रोका जा सके। इस बयान पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। सत्ता पक्ष उनका सच से सामना करा रहा है और सेना के सम्मान की नसीहत भी दी जा रही है, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। जरा मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना। जो पृथ्वीराज चव्हाण जी ने बोला है, ये कोई गलत बात उन्होंने नहीं बोली है। उन्होंने जो एक हमारे बारे में विश्व में जो बोला जाता है वही चीज उन्होंने एक बार फिर से रखी है। कांग्रेस ये पाकिस्तान की जुबान बोलने वाली पार्टी है। जैसे पृथ्वीराज चव्हाण ये मुस्लिम लीग और ISIR जैसे ही लोगों की बात करते, बाकी नया कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से शुरू किया और जिस तरह से रोका गया वो एक रहस्य है। पृथ्वीराज चव्हाण जी जो बोल रहे हैं उनकी जानकारी होगी। मैं ये देश की भावना बता रहा हूँ। और अब वक्त है वर्कशॉप में मरम्मत से निकले मैसेज का। नेताओं को बोलने से पहले सोचना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये हर किसी का निजी विषय है। एक लाइन में कहूँ तो सावधानी हटी, इज्जत घटी। सेना के शौर्य पर नेताओं को जुबानी हवाई किले बनाने से बचना चाहिए। दुश्मन मुल्क इसका फायदा उठाते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कम से कम उन्हें इस बात की गरिमा बनाए रखनी चाहिए थी। बिना जानकारी के नहीं बोलना चाहिए। इससे हासिल कुछ नहीं होता है, बल्कि जग हंसाई अलग से होती है। ये आखिरी मैसेज अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत के लिए है। उन्हें पहले जानकारी हासिल करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये उनके आगे के राजनीतिक करियर के लिए बहुत बेहतर होगा। पहले भी वो अपने बयानों से सरकार और पार्टी की परेशानी बढ़ा चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं नेताओं पर सत्ता की वर्कशॉप के इस मिनी वर्जन का असर होगा। वैसे आज संसद परिसर में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक वीडियो की काफी चर्चा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज संसद के मकर द्वार से निकल रहे थे तो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उनके पास पहुंचे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री जो घुसपैठिया चिल्लाए जा रहे थे, 1 करोड़ घुसपैठिए हैं तो क्या एक भी घुसपैठिया मिला? इस पर नितिन गडकरी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपको जिम्मेदारी देते हैं, घुसपैठियों की तलाश कीजिए। इसके बाद फिर कल्याण बनर्जी नितिन गडकरी के कान में कुछ कहते हैं। उसके बाद दोनों तेजी से ठहाके लगाने लगते हैं। एक बार सुनिए दोनों नेताओं के बीच संसद में ठहाके वाला क्या संवाद हुआ। यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नितिन जी को, राजनाथ जी को। घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, उसको निकाल के बाहर फेंक देंगे। क्या एक मिला? आपको जिम्मेदारी उन्होंने आए। अरे हम तो, अरे आप सुनिए ना। कभी कभी आपको नाम लेता है, जैसे अलग कोई कुछ नहीं बोलते सर। ठीक है ना जी।
आप एक काम कीजिए, हम हमको लेकर हाईवे ये हाइड्रोजन की गाड़ी है सर एक फोटो कर लेंगे आपकी गाड़ी के साथ। हाईवे का दे दीजिए, हाइड्रोजन एक तो क्या करूँगा। अच्छा नितिन जी आप क्या करेंगे इतना लेके? एक तो हम लोग के पास तो बेच देना, जो आपको नौकर पोकर को दे देता है, एक तो हम लोग के पास बेच देना, ठीक है? सर एक फोटो कराएंगे सर गाड़ी के साथ। सर गाड़ी खड़े हो सर हो। अरे हाइड्रोजन तो दिखना चाहिए थोड़ा। ऐसे सीधे ऐसे। और सत्ता में अब जल्दी से एक बहुत जरूरी अपडेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा को बताया कि रेलवे से यात्रा के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को शुल्क देना होगा। वो सांसद प्रभाकर रेड्डी के सवाल का लिखित जवाब दे रहे थे, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या रेलवे हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों के लिए बैगेज नियम लागू करेगा। रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल यात्रियों के लिए कोच के भीतर साथ ले जाने वाले सामान की श्रेणीवार अधिकतम सीमा पहले से तय है। इसके मुताबिक सेकंड क्लास में 35 किलोग्राम तक निशुल्क और शुल्क के साथ अधिकतम 70 किलोग्राम सामान ले जाया जा सकता है। स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक निशुल्क और अधिकतम 80 किलोग्राम सामान ले जाया जा सकता है। AC 3 टायर और चेयर कार में 40 किलोग्राम निशुल्क ले जाया जा सकता है सामान, यही अधिकतम सीमा भी है। AC 2 टायर में 50 किलोग्राम निशुल्क और अधिकतम 100 किलोग्राम सामान ले जाया जा सकता है। AC फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम निशुल्क और अधिकतम 150 किलोग्राम ले जाया जा सकता है। रेल मंत्री ने यह भी साफ किया कि व्यावसायिक या व्यापारिक सामान को व्यक्तिगत सामान के रूप में कोच में ले जाने की अनुमति नहीं है।